मेरा नाम अर्जुन है। मैं आपको अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरे दिल से निकलकर आप तक पहुँचेगी। ये कहानी मेरे बचपन की मिट्टी से शुरू होती है और आज के इस मुकाम तक आती है। हमारा घर मिट्टी का था, जिसकी दीवारें बारिश में भीग जाती थी और छत पर छप्पर था जो हवा में हिलता रहता था। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहाँ माँ शाम को चूल्हे पर रोटियां सेकती थी। पिताजी खेतों में काम करते थे। उनकी कमर हमेशा झुकी रहती, क्योंकि वो सुबह से शाम तक सूरज की तपिश में मेहनत करते थे। माँ मेरे और मेरे छोटे भाई की दुनिया थी। वो हमें अपने हाथों से खाना खिलाती और रात को आंगन में चांद की रोशनी में कहानियां सुनाती। मैं तब 7-8 साल का था जब एक बार मैंने माँ से पूछा कि हमारे पास पैसे क्यों नहीं है। माँ ने हल्के से हंसकर कहा कि बेटा, हमारे पास ईमानदारी है। ये वो धन है जो कभी खत्म नहीं होता। उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन उनकी ये बात मेरे मन में पत्थर की लकीर की तरह लिख गई। फिर जब मैं 12 साल का हुआ, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। एक दिन खेत में काम करते करते वो गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे। माँ ने आंसू छुपाए और हिम्मत बांधी। वो खेतों में मजदूरी करने लगी और मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि किताबों से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत थी। मैंने गांव में छोटे मोटे काम शुरू किए। कभी किसी के लिए लकड़ियां ढोई, कभी दूध की बाल्टियां पहुंचाई, लेकिन माँ की सीख मेरे साथ रही। एक बार एक दुकानदार ने मुझे गलती से 10 रुपए ज्यादा दे दिए। मैंने सोचा कि रख लूं, लेकिन माँ का चेहरा याद आया। मैं वापस गया और पैसे लौटा दिए। वो हंसा और बोला कि तू बड़ा अजीब लड़का है। शायद मैं अजीब था, लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी पर गर्व था। फिर जब मैं जवान हुआ तो गांव में रहकर कुछ बड़ा करने का रास्ता नहीं दिखा। मैंने सोचा कि दिल्ली चला जाऊंगा तो घर की जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा, और घर के हालात सुधारने का सपना लेकर मैं दिल्ली आ गया। रात के 3 बजे दिल्ली के चांदनी चौक के पीछे वाली गूंजती गलियों में मैं एक साई की तरह होटल से निकला। मेरे हाथ में आधी बची हुई रोटी थी, जेब में सिर्फ 100 रुपए थे और दिल में भूख के साथ एक पुराना सपना था, पेट भरकर पनीर की सब्जी खाने का। जब मैं हरिद्वार से दिल्ली आया था तो एक ही इरादा था कि कुछ पैसे कमाकर वापस लौटूंगा, लेकिन दिल्ली ने मुझे निगल लिया। जैसे ही शहर सपनों को मिट्टी में दफन कर देता है, मेरे कदम लड़खड़ाते हुए होटल के पीछे उस तंग कमरे की तरफ बढ़े जो मजदूरों के लिए बना था। वो गीली दीवारों वाला किराए का कमरा मेरा ठिकाना था। अंदर घुसते ही मैंने एक सांस ली, जैसे बाहर की धूल को शरीर से निकाल रहा हूँ, और फिर ढीला पड़ गया। दीवार पर एक कील से टंगी माँ की तस्वीर मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा भरोसा था, जैसे वो जानती हो कि उसका बेटा कभी कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं हार रहा हूँ। दिन भर होटल के फर्श से लेकर बाथरूम तक साफ करता, गर्म भाप में जलते बर्तन धोता, और जब किचन से पनीर की सब्जी की खुशबू निकलती तो मेरा पेट अजीब से शोर से गड़गड़ाता, चेहरे पर पसीना आ जाता और दिल में सवाल उठता कि क्या यही मेरी किस्मत है। जब सब गहरी नींद में सो रहे होते, मैं चुपके से तकिए के नीचे से प्याज और नमक की चटनी का प्लास्टिक का डिब्बा निकालता, सूखी रोटी को चटनी में डुबोकर चबाने लगता। हर निवाला गले से उतरता तो एक याद ताज़ा हो जाती, माँ के हाथ की रोटी, पिताजी की हंसी और हरिद्वार की वो सर्द रातें जहाँ चूल्हे पर दाल उबलती रहती थी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। मेरा दिल धड़कने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने ही रमेश भाई खड़े थे, होटल के रसोइया। वो कहने लगे कि भूखा मर रहा है क्या? उन्होंने हल्के से हंसकर पूछा। मैं चुप रहा। उन्होंने हाथ में पकड़ा एक अखबार मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने खोला तो अंदर एक गरम पराठा था, जिसके ऊपर मक्खन की हल्की परत चमक रही थी। मेरा दिमाग घूम गया। दिल चाहा कि चीख कर माँ को बता दूं कि देखो माँ, सपना पूरा हुआ। लेकिन अगले ही पल एक डर उठा, कहीं ये बचा हुआ खाना तो नहीं किसी ग्राहक की प्लेट से उठाया हुआ। वो कहने लगे कि परेशान मत हो, ये मैंने तेरे लिए ही बनाया था। रमेश भाई की आवाज में सच्चाई थी। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा कि शुक्रिया रमेश भाई। पराठे की खुशबू से कमरा महक उठा। मैंने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, जैसे कोई कैदी बरसों बाद आजादी की सांस ले रहा हो, लेकिन साथ ही एक अजीब सा एहसास जकड़ गया। क्या मेरा सपना बस इतना ही था, एक पराठा? पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन होटल में खास ग्राहक आया। वीआईपी कमरे को उसके लिए सजाया गया और मुझे वहाँ की सफाई सौंपी गई। जैसे ही मैं अंदर घुसा, महंगे सेंट और सिगरेट की मिली झुली महक ने मुझे घेर लिया। मैं झाड़ू लगा रहा था
तभी मेरी नजर बिस्तर के नीचे पड़े एक पर्स पर पड़ी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने झुककर उसे उठाया तो उसके अंदर 100 के नोट चमक रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये तो किस्मत का दरवाजा था। एक पल को शैतानी ख्याल मेरे दिमाग में आया कि ले चलूं इसे, लेकिन फिर माँ की तस्वीर आंखों के सामने आ गई। उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि नहीं बेटा, ये तेरा नहीं है। मैंने पर्स वहीं पर वापस रख दिया और सफाई पूरी करके बाहर निकल आया। शाम को मालिक ने मुझे बुलाया कि तूने पर्स क्यों वापस किया। उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर पूछा। मैंने कहा कि माँ ने सिखाया है कि गलत कमाई गले से नीचे नहीं उतरती। मैंने उसे जवाब दिया। वो चुप रहा और फिर बोला कि ऐसे लोग अब कम बचे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बस सर झुकाकर वापस काम पर लग गया। लेकिन वो दिन मेरे लिए यादगार बन गया, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ प्याज और चटनी नहीं खाई थी, बल्कि मैंने अपनी ईमानदारी को एक बार फिर जीता था। सुबह आम दिनों की तरह शुरू हुई। एक थकी हुई सुबह, कमर में दर्द से टूटता शरीर और होटल के किचन से उठती सब्जी की खुशबू जो मेरे खाली पेट से मजाक कर रही थी। मेरा काम 7 बजे शुरू होता था, लेकिन मैं 6 बजे ही होटल पहुंच जाता ताकि किचन के पीछे बैठकर कुछ पल माँ की यादों में गुजार सकूं। आज होटल के वीआईपी कमरा नंबर 103 की सफाई मेरी जिम्मेदारी थी। वो कमरा खास लोगों के लिए ही था जिनके पास महंगी गाड़ियां होती थी, शायद मेरे जैसे कई घरों का खर्चा चला सकती थी। मैंने झाड़ू उठाई, अलमारी के कोने, बिस्तर के नीचे और सोफे के पीछे की धूल साफ की। लेकिन जब मैं बाथरूम के पास पहुंचा तो मेरी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। एक सोने की चेन, लंबी, भारी और कीमती। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल एक पल को रुक सा गया था। कमरे की खामोशी बोझ बन गई थी। ये किसी ने भूल से छोड़ दी थी। दिल ने कहा कि ले जा इसे और बेचकर माँ के लिए दवाइयाँ खरीद, अपने लिए जूते ले। मेरे हाथ बेकाबू हो गए। सोने की ठंडक मेरी रूह तक उतर गई। एक पल को लगा कि जैसे मैं इस दुनिया से बाहर निकल आया हूँ, उस अंधेरे कमरे और चटनी वाली रोटी के दायरे से। लेकिन तभी माँ की आवाज दिल में गूंजी, याद रख बेटा, गलत कमाई गले में अटक जाती है। जो चीज तेरी नहीं वो कभी तेरा सुकून नहीं बन सकती। मेरे कदम पीछे हटे। कांपते हाथों ने चेन को वहीं पर वापस रख दिया। दिल एक कश्मकश में डूब गया, जैसे जमीर सीने से निकलकर आंसुओं में बदलने को तैयार हो। कमरे से बाहर निकला तो पेट फिर खाली था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। रमेश भाई ने मुझे पीला चेहरा और नम आंखों के साथ देखा तो पूछा, सब ठीक है ना? मैंने हंसकर बात टाल दी। शाम को वही ग्राहक वापस आया। सफेद कुर्ते में एक शांत सा शख्स, साथ में एक जवान लड़की थी, शायद उसकी बेटी। कहने लगा कि कमरे में कुछ भूल गया हूँ। उसने नरमी से मुझसे पूछा। मैंने तुरंत बताया कि साहब, सफाई करते वक्त सोने की चेन मिली थी, लाकर दूं? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। अर्जुन, मैंने धीरे से कहा। ईमानदारी बड़ी चीज है, इसका सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। उसके शब्द मेरे दिल में उतर गए। वो दोनों तो वहां से चले गए और मैं देर तक खड़ा सोचता रहा। अगर मैंने वो चेन रख ली होती तो शायद आज मेरा पेट भरा होता, लेकिन नींद नहीं आती। उस रात जब मैं कमरे में लौटा तो तकिए के नीचे एक छोटा सा लिफाफा मिला। हैरानी से खोला तो अंदर 500 रुपए का नोट और एक छोटी सी चिट्ठी थी। ईमानदारी का शुक्रिया। मैंने चिट्ठी को माँ की तस्वीर के पास दीवार पर लगा दिया और पैसे माँ की दवाइयों के लिए रख लिए। बारिश की वो रात कुछ अजीब थी। दिल्ली की सड़कें कीचड़ और पानी से भरी थी। मैं थकान से चूर होटल के अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ मालिक पन्ना लाल जी अक्सर आराम करते थे। आज से सफाई की ड्यूटी मेरी वहाँ लगाई गई थी। वो कोई साधारण कमरा नहीं था। मखमली सोफा, तालवी और ऐसी खुशबू जैसे समय भी उसमें कैद हो। कमरे में घुसते ही दिल में एक बेचैनी उठी, जैसे कुछ होने वाला हो। फर्श पर झाड़ू देते हुए अचानक सोफे के पास एक भूरा बैग दिखा, सादा सा खाकी रंग का, जैसे व्यापारी लोग लेकर जाते हैं। दिल में घबराहट हुई। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरा खाली था। खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कनें भी शोर मचाने लगे। एक ख्याल आया कि देखूं तो सही, शायद कुछ जरूरी चीज हो। मेरी उंगलियों ने बैग की जिप पकड़ी। खोला तो अंदर जैसे खजाना छुपा हो, बहुत सारे नोट गड्डियों में बंधे हुए। मेरा दिल सीने से बाहर आने को बेताब हो गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने नोट नहीं गिने, लेकिन इतना समझ गया था कि इस बैग में मेरे कई सालों की कमाई थी। इतना पैसा कि माँ का इलाज करवा सकूं, भाई को पढ़ा लिखा सकूं, अपने लिए एक छोटा सा कमरा ले सकूं जहाँ छत न टपके।
दिल ने कहा कि ले जा इसे, ये तेरी किस्मत का दरवाजा है, कोई नहीं देख रहा। लेकिन फिर अंदर से माँ की आवाज गूंजी, जो चीज तेरी नहीं वो कभी तेरा नसीब नहीं बन सकती। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, माथे पर पसीना छूट गया, कमरे की दीवारें जैसे मुझ पर सिकुड़ने लगी। मैंने बैग को वहीं पर रखा, जिप बंद की और आंखें मूंदकर गहरी सांस ली। मैं कमरे से निकलने ही वाला था कि दरवाजे के पीछे एक साया दिखा। मैं चौंक गया। दरवाजा खुला तो पन्ना लाल जी थे, चेहरे पर हैरानी और शायद हल्की सी मुस्कान। सब ठीक है ना अर्जुन? उन्होंने नरमी से पूछा। मैंने सर झुकाकर कहा कि जी, कमरे की सफाई कर रहा था, बैग दिखा लेकिन मैंने हाथ नहीं लगाया। उन्होंने चुपचाप मुझे देखा और फिर बोले कि मैंने बैग वहां पर जानबूझकर रखवाया था, एक परीक्षा थी तुम्हारी। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या? हाँ अर्जुन, होटल में कई बार चोरियां हुई थी। मैं देखना चाहता था कि किस पर भरोसा कर सकता हूँ। आज तूने मुझे हैरान कर दिया। मैं खामोश खड़ा रहा। दिल में तूफान उठ रहा था, खुशी भी थी, हैरानी भी, और कहीं भूख की एक नई चीख भी। क्योंकि सच तो ये था कि मैंने कुछ चुराया नहीं, लेकिन वो नोट अब भी मेरे सपनों में लहरा रहे थे। पन्ना लाल जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा कि तूने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं, इसका सिला जरूर मिलेगा। मैंने सर हिलाया और कमरे से बाहर आ गया, लेकिन अंदर भूख अब भी चीख रही थी। बारिश के बाद की नमी ने होटल के पिछले आंगन में एक अजीब सी खामोशी फैला दी। दोपहर का वक्त था, भीड़ थी, हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। ग्राहक आ रहे थे, जा रहे थे, प्लेटें धुल रही थी, बर्तन टकरा रहे थे। मैं हमेशा की तरह चुपचाप सफाई करता रहा, जैसे किसी ने मेरी जुबान छीन ली हो। मेरा शरीर मशीन बन चुका था और आत्मा बस सांस लेने का बहाना। कमरा नंबर 204 में एक अमीर ग्राहक ठहरा था, जो हमेशा महंगा खाना मंगवाता और आधा ही छोड़कर चला जाता। उस दिन भी वो खाना खाकर निकल गया। मेरे जिम्मे उसका कमरा साफ करना था। अंदर घुसा तो मेज पर एक प्लेट में दाल मखनी, पनीर की सब्जी और 2 नान पड़े थे। सिर्फ थोड़ा सा खाया गया था, बाकी सब वैसा ही था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, गले से खाली सांस निकली, हाथ मेज पर टिक गया। वो खाना मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, खा ले, कौन देख रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और मेज के पास बैठ गया। पहला निवाला गले से उतरा तो शरीर में जैसे जान आ गई। दूसरा निवाला, फिर तीसरा निवाला, लेकिन जैसे ही आखिरी निवाला लिया, दरवाजा पीछे से खुला। मेरी जान निकल गई। पन्ना लाल जी खड़े थे। उनकी आंखों में हैरानी नहीं थी, जैसे वो सब पहले से ही जानते हों। मैं तुरंत खड़ा हो गया, प्लेट से दूर हटा, लेकिन देर हो चुकी थी। वो धीरे से आगे बढ़े, कुर्सी खींचकर बैठे और जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। बिना कुछ कहे उसे मेज पर रख दिया। मैंने नीची नजर से कागज उठाया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ये वो कागज था जो नौकरी के पहले दिन मैंने साइन किया था। उसमें साफ लिखा था कि होटल की किसी भी चीज को निजी इस्तेमाल करना चोरी माना जाएगा। सजा 2 लाख का जुर्माना या कानूनी कार्रवाई। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं, जुबान लड़खड़ाने लगी। माफ कर दीजिए, मजबूरी थी, भूख बहुत लगी थी, मैंने कहा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उनकी खामोशी दर्दनाक थी। अर्जुन, मैं तुझे इज्जत देता रहा, तुझे अपने कीमती कमरों तक आने दिया, तुझ पर भरोसा किया, और तूने ये किया। मैंने नीचे देखा, शरीर पसीने से तर था, आंखें भीग चुकी थी। मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, वो बोले, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए कि गलत कमाई सिर्फ पेट नहीं, जमीर को भी खा जाती है। तुझे एक मौका देता हूँ, फैसला तुझ पर है। 2 लाख का इंतजाम कर, या जो मैं कहूँ वो मान ले। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? कल शाम तक का वक्त है तेरे पास। अगर पैसे दे सकता हो तो ठीक है, वरना एक और रास्ता है जो तेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं सुन खड़ा रहा, जबान गूंगी, दिमाग सुन। अब जा सकते हो, उन्होंने इशारा किया। मैं लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमरे से निकला तो लगा जैसे दुनिया की हवा बदल गई हो। हर शख्स मुझे घूर रहा हो, हर दीवार मेरे खिलाफ हो गई हो। अपने कमरे में लौटा, दरवाजा बंद किया और माँ की तस्वीर के सामने बैठकर देर तक रोया। वो खाना जो पेट में था अब जहर लगने लगा। मैंने सोचा कि अगर मैंने ईमानदारी से सोने की चेन लौटा दी, बैग वापस रख दिया, तो आज ये बचा हुआ टुकड़ा मुझे क्यों इतना महंगा पड़ गया। लेकिन शायद ये वो टुकड़ा था जो जमीर के खिलाफ गले से उतरा था
और ऐसा टुकड़ा अक्सर सबसे कीमती सबक बन जाता है। सुबह की रोशनी जैसे मेरे चेहरे पर तमाचा मार रही थी। दिल चाहता था कि होटल ना जाऊं, लेकिन भागना मुमकिन नहीं था। मेरी रोजी, मेरी जिंदगी सब एक शख्स के हाथ में थी, वही शख्स जिसकी नजरों में मैं कल चोर बन चुका था। होटल पहुंचा तो माहौल पहले जैसा नहीं था। हर चीज बोझल थी, हर नजर शक से भरी, जैसे सबको पता हो कि मैंने कुछ गलत किया है। किचन में रमेश भाई ने नमस्ते किया, लेकिन उनकी आवाज में वो गर्म जोशी नहीं थी। मैं चुपचाप अपनी ड्यूटी पर लग गया। हाथ चल रहे थे, लेकिन दिमाग सुन था। दोपहर के करीब मुझे पन्ना लाल जी के कमरे में बुलाया गया। दिल धक धक कर रहा था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हल्की सी खटखट की। अंदर से आवाज आई, आ जाओ अर्जुन। दरवाजा खोलकर मैं अंदर घुसा। वो अपनी बड़ी मेज के पीछे बैठे हुए थे। चेहरे पर नरमी थी, लेकिन आंखों में वही परखती सकती। मैंने हिचकिचाते हुए हाथ जोड़े और सर झुका दिया। साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दीजिए, मजबूरी थी, पेट की आग। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे चुप करवा दिया। अर्जुन, मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन नियम नियम होता है, वो सबके लिए एक बराबर है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तनख्वाह काट लीजिए, जितना चाहे, जैसे चाहे, बस पुलिस में मत दीजिए। मेरे लिए जेल मौत से बदतर होगी। माँ ये खबर सुनकर मर जाएगी। कमरे में खामोशी छा गई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कुर्सी से सीधे बैठे। एक रास्ता है, वो बोले। मेरे कान खड़े हो गए। उम्मीद की एक नई किरण चमकी, लेकिन साथ ही डर भी था। एक शर्त, अगर मानो तो सब माफ। मैंने तुरंत सर हिलाया। कहिए साहब, जो भी होगा मैं मान लूंगा। उन्होंने कुछ पल मुझे देखा और फिर कहा कि मेरी बेटी से शादी कर ले। कमरे की जमीन जैसे मेरे पैरों तले से खिसक गई। दिल रुक गया, दिमाग सन्नाटे में डूब गया। मैं उनकी तरफ देखता रह गया, आंखें फटी हुई। क्या? मैंने मुश्किल से पूछा। हाँ अर्जुन, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, इज्जतदार है, लेकिन मैं उसके लिए एक ऐसा लड़का चाहता हूँ जो ईमानदार हो। मैंने तुझे कई बार परखा, चेन, पैसे, बैग सब कुछ देखा। तू हर बार पास हुआ सिवाय एक बार के, लेकिन वो भी मैं समझ सकता हूँ। मैं सांस लेना भूल गया। कमरे की हवा भारी हो गई। मैं तुझे जेल नहीं भेजना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी का हमसफर बने। मेरे दिमाग में हंगामा मच गया। ये कैसा इंसाफ था? ये सजा थी या इनाम? साहब, मैं गरीब हूँ, सफाई करता हूँ, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं। ये तू तय मत कर, ये मैं तय कर चुका हूँ। तुझे 2 दिन की मोहलत है, या तो 2 लाख रुपए वापस दे दे या शादी कर ले। कल रात 12 बजे तक जवाब दे। मैं कमरे से निकला तो पैरों में जान नहीं थी। दिल पर एक भारी पत्थर रखा था। मैं सड़कों पर बेमकसद भटकता रहा। माँ को फोन किया और सब कुछ बताया। वो खामोश हो गई। फिर धीरे से बोली कि अगर वो अच्छे लोग हैं तो शादी गलत नहीं, लेकिन फैसला तेरा है। कॉल बंद हुई तो कमरे की खामोशी ने एक नया रूप ले लिया। वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। कल रात 12 बजे तक फैसला देना था और मैं अभी तक कुछ तय नहीं कर पाया था। दिल्ली की हवाएं उस दिन अजीब सी लग रही थी, जैसे शहर के कोने कोने में मेरा फैसला लिखा जा रहा हो। मेरे सामने मेज पर वही फोन रखा था जिससे कल रात माँ को सब कुछ बताया था। उसकी थकी हुई आवाज मेरे दिल से निकल नहीं रही थी। बेटा, ये कैसी परीक्षा है? हाँ माँ, उसने कहा, या तो शादी कर लो या 2 लाख जुर्माना दो। कल रात 12 बजे से पहले जवाब देना होगा। माँ की सांसों में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। फिर वो देर तक चुप रही और धीरे से बोली, तेरे पिताजी होते तो शायद कहते कि मर्द को अपनी पसंद से जीना चाहिए, लेकिन मेरी माँ कहती थी हालात से कभी मत डर, बस जमीर को मत हारने दे। मेरी आंखें भीग गईं। माँ की बातें कभी सीधी नहीं होती, लेकिन उनमें अजीब सी रोशनी होती, ऐसी रोशनी जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। अगले दिन माँ ने अपने गहने बेचे, पिताजी की यादगार चूड़ियाँ और वो छोटा सा लॉकेट जो उनकी शादी में मिला था। हरिद्वार के एक पुराने सुनार ने उन्हें 50,000 में खरीदा। मेरे पास 50,000 थे और जरूरत थी 2 लाख की। मैंने नोटों की वो गड्डी हाथ में ली। ऐसा लगा जैसे वो किसी सांप की गर्दन हो। शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या मैं वाकई वो बेटा था जो माँ के गहने बेचकर भी मुसीबत हल न कर सका? होटल लौटा तो पन्ना जी अपने दफ्तर में थे। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा उनके सामने रखा। ये 50,000 है
अभी और का इंतजाम करूंगा, वक्त दे दीजिए, बस पुलिस में मत दीजिए। उन्होंने नोटों की तरफ देखा भी नहीं, कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर मेरी आंखों में देखा। अर्जुन, तुझे वक्त दिया गया था फैसला करने के लिए, ये रकम अब बेकार है, या तो तू 2 लाख पूरा दे या शादी कर। रात 12 बजे के बाद मेरे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं होगा। मेरे पैरों तले से जमीन कांपने लगी। मैं खामोश खड़ा रहा, वो खामोशी जो इंसान की आवाज छीन लेती है। मैं कमरे से निकला तो दिन का सूरज डूबने को था। दोस्तों से मदद मांगी, सबने बहाने बनाए। किसी की माँ बीमार है, किसी का धंधा खराब है, किसी की बीवी ने मना कर दिया। रात का अंधेरा गहरा गया। होटल लौटा तो दीवारों से भी जैसे वक्त टपक रहा था। हर घड़ी मुझे घूर रही थी, फैसला दो अर्जुन, फैसला दो। कमरे में आकर मैंने माँ की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाई। उसकी रोशनी में उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। माँ, अगर मैं शादी कर लूं तो क्या तुम शर्मिंदा होगी? तस्वीर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून उतरने लगा। 12 बजने में अब कुछ ही पल बचे थे। मैंने ठंडी सांस ली, आईने में खुद को देखा। एक साधारण से लड़का जिसका लिबास सादा, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वो चीज थी जो कीमती थी, सच। मैंने दरवाजा खोला और पन्नालाल जी के कमरे की तरफ बढ़ा। फैसला अब होना ही था। दफ्तर के सामने पहुंचा तो घड़ी ने 12 की पहली घंटी बजाई। मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ अर्जुन। मैंने दरवाजा खोला। पन्नालाल जी मेज के पीछे बैठे थे। उनके चेहरे पर न सख्ती थी न नरमी, बस इंतजार। मैं धीरे से चलता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। मेरी आवाज गायब थी, होंठ सूखे, दिल गले में अटका हुआ। उन्होंने जल्दी नहीं की, बस मुझे देखा और कहा कि फैसला कर लिया। मैंने होंठ भींचकर सर हिलाया। उनके चेहरे पर पहली बार एक रोशनी दिखी, एक सुकून। उन्होंने कुर्सी से सीधा होकर कहा कि ठीक है, कल शादी होगी, तुझे बस तैयार रहना है। मैंने फिर से सर झुका दिया। शब्द मेरे गले में फंसे थे। पन्नालाल जी ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये आसान फैसला नहीं था, जानता हूँ, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे रास्ते दिखाती है जो आम समझ से परे होते हैं। बस भरोसा रख। मैंने उनकी बात काटकर पहली बार सवाल किया, साहब एक बात बताइए, वो लड़की, क्या वो मुस्कुराए एक थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान के साथ, कि कल सब कुछ पता चल जाएगा अर्जुन। अभी इतना ही जान ले कि ये शादी न जबरदस्ती है, न सजा, न एहसान। ये एक फैसला है जो मैंने अपनी बेटी और तेरी ईमानदारी के बीच लिया है। मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन उस वक्त और हिम्मत भी नहीं थी। चुपचाप उठा, दरवाजा खोला और बाहर आ गया। होटल की गलियारों में एक बार फिर खामोशी थी, लेकिन अब उस खामोशी में डर नहीं था, एक फैसला था और उस फैसले का इंतजार। सुबह की रोशनी होटल की खिड़कियों में झांक रही थी, जैसे अंदर का सच बाहर देखना चाहता हो। मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था, सफेद कुर्ते पर हाथ फेर रहा था, जैसे मेरे शरीर का कपड़ा नहीं, कोई अजनबी पहचान हो। दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे अंदर कोई बच्चा हो जो अनजान जगह पर छोड़ दिया गया हो। पन्नालाल जी ने सब कुछ संभाला था। शादी के लिए होटल की ऊपरी मंजिल पर कुछ लोगों की मौजूदगी में सारी रस्मों रिवाजों के साथ मेरी शादी हुई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और फिर सब खत्म हो गया। मैं शादीशुदा हो चुका था। किसी ने हल्के से मेरा हाथ पकड़ा और पकड़कर मुझे साथ वाले कमरे की तरफ ले गया। वो कमरा जहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। पत्नी, ये शब्द मेरे लिए अभी भी अजनबी था। होटल के उस ऊपरी कमरे में रोशनी हल्की थी, पर्दे हवा के झोंकों से थोड़े थोड़े हिल रहे थे, जैसे खामोशी की सांसें ले रहे हों। दिल में अजीब सी हलचल थी, जैसे दिल और दिमाग किसी अनजान मुकाबले में उलझे हों। कदम अपने आप बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम पर डर और हैरानी मेरे वजूद को जकड़े हुए थे। मैंने दरवाजा खोला तो हाथ हल्के से कांप रहे थे। अंदर से एक नरम सी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू जो किसी महंगी सेंट की नहीं, बल्कि सादगी और शालीनता की थी। कमरे में घुसा तो पहला नजारा ही मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। सामने वो बैठी थी, मेरी पत्नी नेहा। लाल चुनरी सर पर थी, आंखें नीची, चेहरा पूरा सुकून लिए हुए। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी थकान की लकीर थी, लेकिन उनमें घबराहट नहीं थी, शांति थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं थी। उसके वजूद में एक अजीब सा पवित्र एहसास था, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। हाथ पर हल्की मेहंदी, कलाइयों में पतली चूड़ियां और अंदाज ऐसा
जैसे किसी राजकुमारी को जमीन पर उतारा गया हो। मैं दरवाजे पर सुन्न खड़ा रह गया। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। ये वही लड़की थी जिसके बारे में मैंने ढेर सारे ख्याल बनाए थे। शायद बीमार होगी, शायद मजबूर, या शायद दुनिया से कटी हुई, लेकिन वो मेरे ख्यालों से कहीं ज्यादा साफ और शांत निकली। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने धीरे से आंखें बंद की, फिर खोली कि शायद ये सपना हो, लेकिन वो सच मेरे सामने था। वो धीरे से बोली, बैठ जाइए। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था जैसे बारिश के बाद की शांत धरती। उसने न तंज किया, न सवाल उठाया, न शिकायत की, जैसे उसने मेरा अतीत देखा ही न हो या देखा और माफ कर दिया हो। मैं धीरे से चलता हुआ कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गया। नजरें नीचे थी। दिल में एक नदामत थी, एक सवाल था और शायद थोड़ा सा डर भी। आपको शायद मेरे बारे में बहुत से सवाल होंगे, मैंने उससे धीरे से कहा। उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और इतनी खामोशी से मुस्कुराई कि मेरे अंदर का हर डर खत्म हो गया। सवाल तब होते हैं जब शक हो, उसने कहा, और मुझे पता है कि ये रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं हुआ। उसकी सच्चाई ने मेरे सीने में एक छोटा सा खंजर उतार दिया। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये रिश्ता ना मैंने चुना था ना उसने, ये किसी और का फैसला था, लेकिन हम दोनों अब इसकी हकीकत बन चुके थे। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब हम साथ हैं, और मेरे पिताजी ने अगर आपको चुना है तो जरूर कोई वजह होगी। मैंने नजरें उठाकर पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वहाँ कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक खामोश समझ थी, जैसे वो जान चुकी हो कि जिंदगी में सब कुछ इच्छा से नहीं होता, कुछ फैसले तकदीर से भी बड़े होते हैं। नेहा, मैं एक साधारण इंसान हूँ, न पढ़ाई, न रुतबा, न कोई बड़ा नाम, बस एक सच्चाई है जिसे मैंने कभी झूठा नहीं होने दिया, और वही तो सबसे बड़ी बात है। अर्जुन, उसने मेरा नाम पहली बार लिया और मेरे शरीर में सनसनाहट दौड़ गई। उस रात हमने ज्यादा बात नहीं की। कुछ पल खामोशी में गुजरे, कुछ नजरों के आदान प्रदान में। कमरे में हल्की रोशनी और पर्दों के हिलने की आवाज के सिवाय कुछ सुनाई नहीं देता था, लेकिन अंदर अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका था। वो लड़की जिसे मैंने शक की नजर से देखा था, जिसे मैंने मजबूरी समझा था, वो मेरे लिए सुकून बनने लगी, और मैं जो खुद को हमेशा एक नाकाम साधारण इंसान समझता रहा, उसकी मौजूदगी में पहली बार थोड़ा सा कीमती महसूस करने लगा। ये शादी किसी परंपरा, प्यार या ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सच्चा वादा था जो बिना शब्दों के निभाया जा रहा था। कमरे में बैठे बैठे मैंने दिल में ठान लिया कि चाहे ये रिश्ता जैसा भी हो, मैं इसे निभाऊंगा। उस लड़की के लिए जिसने बिना किसी शिकायत के मुझे अपनाया, और उसके पिता के लिए जिसने मेरी सच्चाई पर भरोसा किया। रात गुजरती रही, खामोशी अपनी चादर बिछाती रही, और मेरे दिल में पहली बार ये ख्याल जागा कि शायद मेरी जिंदगी में भी अब एक नया सूरज उगने वाला है। होटल की गलियारों में मेरा चलना पहले जैसा नहीं रहा। वही जमीन, वही दीवारें, वही खुशबुएं, लेकिन अब नजरें बदल चुकी थी। पहले जहां लोग मुझे सिर्फ एक सफाई करने वाले की नजर से देखते थे, अब वही लोग झुककर नमस्ते करते थे। मेरे हाथों से झाड़ू छूट चुका था, और अब उन हाथों में फाइलें, चाबियां और एक नई जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैं होटल का मैनेजर बन गया था। ये बदलाव एक सपने की तरह था, और मैं हर पल उस सपने में जागता हुआ खड़ा था, हैरान, खामोश। शादी के एक हफ्ते बाद पन्नालाल जी ने मुझे दफ्तर में बुलाया। उन्होंने कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर कहा, अर्जुन, अब तो सिर्फ मेरा दामाद नहीं, मेरा भरोसा भी है। मैं चाहता हूँ कि होटल का काम संभाले। मैं सुन रह गया। एक पल को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो मेरे फैसले के वक्त भी दिखती थी। साहब, मुझे क्या आता है, मैंने तो कभी हिसाब किताब भी पूरा नहीं सीखा, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो मुस्कुराए और कहने लगे कि जो शख्स खुद को सीखने वाला मानता है वही सब कुछ सीख लेता है, और जो सच बोलता है वही हर धंधे का असल मैनेजर होता है। उस दिन के बाद जिंदगी जैसा नया रास्ता ले गई। अब मैं रोज साफ सुथरा लिबास पहनता, दफ्तर वक्त पर पहुंचता, फाइलें देखता, कर्मचारियों से बात करता। रमेश भाई अब मेरे असिस्टेंट थे, लेकिन उनकी नजरों में वही पुरानी दोस्ती थी, अब उसमें इज्जत भी शामिल हो गई थी। सब कुछ बदल रहा था, लेकिन एक चीज वैसी ही थी, मेरी आजिज़ी, क्योंकि मैं जानता था कि जो कुछ मुझे मिला वो मेरे हुनर का सिला नहीं, ये कोई और बात थी, कोई ऐसा राज जो अभी तक मेरे सामने नहीं आया था। नेहा मेरी पत्नी मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने कभी मेरी गरीबी पर तंज नहीं किया,
न मेरी सादगी पर कोई बात उठाई। वो खामोशी से हर रोज मेरे कपड़े प्रेस करती, दोपहर को खाने का ध्यान रखती और रात को मेरे साथ वही पुरानी छत के नीचे सादी जिंदगी गुजारती, जैसे वो कभी बड़ी हवेली की बेटी थी ही नहीं। मैं अक्सर उसे देखता जब वो मेरे सामने बैठी होती। उसकी आंखों में सुकून होता, होठों पर मुस्कान और उसकी खामोशी में एक हौसला था। कभी कभी रात को मैं उससे पूछता कि तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ मुझ जैसे साधारण से इंसान से शादी करके? वो हल्के से मुस्कुराकर कहती कि कभी नहीं, मैंने आपको पसंद नहीं किया, पिताजी ने किया है। लेकिन अब मुझे जानकर खुशी होती है कि उनकी नजर कभी धोखा नहीं खाती। मैं चुप हो जाता, उसका भरोसा मेरे लिए नई हिम्मत बन जाता। दिल में एक सवाल बार बार गूंजता कि ऐसा भी क्या था मुझ में जिसने पन्नालाल जी जैसे अनुभवी शख्स को ये सब देने पर मजबूर कर दिया। क्यों उन्होंने मुझे न सिर्फ अपना दामाद बनाया बल्कि अपने धंधे का वारिस भी? आखिर ऐसा क्या था जो मैं खुद नहीं जानता? एक दिन मैंने तय किया कि इस सवाल का जवाब ढूंढकर रहूंगा। पन्नालाल जी उस वक्त अपने दफ्तर में थे। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से जानी पहचानी आवाज आई, आ जाओ अर्जुन। मैं अंदर घुसा। वो मेज पर कुछ कागजात देख रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुराए। आज तो कुछ परेशान लग रहा है। मैंने कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठते हुए कहा कि साहब, एक बात पूछनी है। उन्होंने चश्मा उतारकर मेज पर रखा, दोनों हाथ आपस में जोड़े और मेरी तरफ ध्यान से देखा। पूछो अर्जुन। मैंने गहरी सांस ली। साहब, मैं सब कुछ पा चुका हूँ। आपकी बेटी जैसी औरत मेरी पत्नी है, आपका धंधा मेरे हवाले है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन दिल में एक बात बार बार आती है, आखिर आपने मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? पन्नालाल जी की आंखों में चमक आ गई, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे हों। बिल्कुल वो सवाल जो बरसों से तेरे दिल में पल रहा था। मैं शर्मिंदगी से मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ कि शायद ये सवाल करना ठीक नहीं, लेकिन जानना चाहता हूँ कि क्यों। वो अपनी कुर्सी से थोड़ा पीछे हुए, गहरी सांस ली और छत की तरफ देखते हुए बोले, अर्जुन, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, धन, इज्जत, धोखा और छल। मेरे धंधे ने मुझे अमीर बनाया, लेकिन लोगों पर भरोसा करना मुश्किल कर दिया। अक्सर जो सामने झुकते थे, पीठ पीछे खंजर लिए खड़े होते थे। मैंने कई बार अपनी ईमानदारी का सिला धोखे के रूप में पाया। उनकी आवाज में कड़वा अतीत बोल रहा था। मेरी बेटी नेहा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। जब उसके लिए रिश्ता देखने का वक्त आया तो मैंने तय किया कि न धन देखूंगा, न रुतबा, न चमकती डिग्रियां। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, ईमानदारी। वो रुक गए। मैं उनकी आंखों में डूब गया। तेरे लिए वो चेन, वो बैग, वो खाना, ये सब मेरे भरोसे की कसौटी थे। मैंने कई कर्मचारियों को छोटी छोटी चोरियों में पकड़ा। तू जब आया तो मैंने तुझे भी परखा। चेन, बैग, खाना, सब कुछ मेरी नजर में था। मैं तेरे हर कदम को देख रहा था। तेरी आंखें, तेरे डर और तेरा ज़मीर। मेरी आंखें नम हो गईं। दिल ने एक अनजानी राहत महसूस की, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो रहा हो। और जब तूने सच्चाई का रास्ता चुना, अपने ज़मीर की सुनी, तो मैंने फैसला कर लिया कि यही लड़का मेरी बेटी के लायक है। क्योंकि हम सफर सिर्फ हम सफर नहीं होता, वो उसकी हिफाजत, उसकी इज्जत और उसके सपनों का रखवाला होता है। और जो सच से डरता है वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। मेरे होठ खामोश थे, लेकिन दिल रो रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने उन्हें पोंछा नहीं। साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही हूँ जो मेरे माता पिताजी ने बनाया। मेरे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन माँ ने जो सिखाया वही आज संभाले हुए हूँ। पन्नालाल जी ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा। तूने अपने किरदार से जो सबक दिया वो किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता, और ये तेरी असल ताकत है अर्जुन। वो पल मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री था। मैं जो कभी होटल का कचरा उठाता था, आज उसके मालिक के दिल में जगह पा चुका था। वापसी पर होटल की गलियारों से गुजरते हुए मैं रुक गया। वो कमरा जहाँ मैंने चैन लौटाई थी, वो दरवाजा जहाँ बैग रखा था, वो कोना जहाँ बचा हुआ खाना खाया था, उन जगहों की खामोशी अब मुझसे कुछ कह रही थी। ये वो जगहें थी जहाँ मेरे ज़मीर ने जंग लड़ी थी, और आज वही ज़मीर मेरा सबसे कीमती खजाना बन चुका था। जिंदगी ने मेरे सामने एक नया चेहरा खोल दिया था, ऐसा चेहरा जो मैंने सपनों में भी नहीं देखा था। वही होटल जहाँ मैं कभी सफाई करता था, अब मेरी निगरानी में चल रहा था। वही लोग जिनके बर्तन धोते धोते मेरे हाथ छिल जाते थे, अब वो मेरे नीचे काम कर रहे थे। वक्त की ये चाल शायद बहुतों को हैरान करती, लेकिन मुझे तो अपनी हकीकत पर यकीन नहीं आता था।
जिस रात पन्ना लाल जी ने मेरे सामने अपनी बेटी का हाथ और अपना धंधा रखा, उस रात मैंने खुद को किसी और ही दुनिया में पाया। उनके शब्द आज भी मेरे दिल में गूंजते हैं। ईमानदारी वो खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तूने वो खजाना संभाला, इसलिए अब तू इसका हकदार है। मेरे पैरों तले जमीन उस वक्त कांपी थी जब उन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी, अपने खून पसीने से बनाया हुआ होटल मेरे हवाले कर दिया। उनकी आंखों में न फक्र था न घमंड, सिर्फ एक अजीब सा सुकून, जैसे उन्होंने बरसों से संभाला हुआ बोझ किसी ऐसे कंधे पर रख दिया हो जिस पर भरोसा हो। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता जब पहली बार मालिक के कमरे में बैठा। वही कमरा जहाँ एक दिन मैंने नोटों से भरा बैग देखा था, वही पर्दे, वही मेज, लेकिन आज वो सारी चीजें मेरे सामने थी, मेरे कब्जे में थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब ये कांपना डर का नहीं, शुक्र का था। नेहा मेरी पत्नी, मेरी खामोश ताकत, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। उसने कभी मेरे अतीत पर सवाल नहीं उठाया, न मेरे सादेपन पर हंसी। वो समझ चुकी थी कि मैं न कोई खास इंसान हूँ, न किसी बड़े रुतबे का सपना देखने वाला। मैं बस एक साधारण इंसान था जिसने अपनी सच्चाई से खुद को पहचाना, और उस सच्चाई ने ही उसे जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम दे दिया। अक्सर रात को जब हम छत पर बैठते तो नेहा आसमान की तरफ देखकर कहती कि देखो अर्जुन, वो जो सबसे चमकता सितारा है ना, वो तुम्हारा है। मैं मुस्कुरा देता, नहीं, वो शायद उस दिन चमकने लगा जब तुम मेरी जिंदगी में आई। नेहा हंस देती, लेकिन उसकी हंसी में जो सुकून होता वो मुझे यकीन दिलाता कि ये जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये हमारी थी। पन्ना लाल जी ने अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे मेरे हवाले करनी शुरू कर दी। हिसाब किताब, सामान की सप्लाई, कर्मचारियों की तनख्वाह, सब कुछ। शुरू में मैं घबरा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो शख्स अपने जमीर से डरता है वो कभी किसी को नुकसान नहीं दे सकता, और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने मन को काबू में रखते हैं। मैंने हर दिन एक नई सीख के साथ गुजारा। जहाँ गलती हुई वहाँ माफी मांगी, जहाँ कुछ सीखा वहाँ शुक्र अदा किया। मुझे मालूम था कि इस मुकाम तक पहुँचने में सिर्फ मेरे कदमों का सफर नहीं था, मेरे जमीर की कुर्बानी, मेरी भूख, मेरी परीक्षा, और सबसे बढ़कर मेरा सच शामिल था। अब जब मैं किसी नए कर्मचारी को देखता तो उसमें अपना अक्स ढूंढता, उसकी आंखों में भूख देखता, हाथों में मेहनत और दिल में सपने। अक्सर उन्हें बुलाकर कहता कि मेहनत करो, लेकिन ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। वक्त लगता है, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। एक दिन होटल के पीछे उस कमरे में गया जहाँ पहले मेरा ठिकाना था। वही छोटा सा कोना, वही नमी, वही दीवारें, और वही दीवार पर माँ की तस्वीर। तस्वीर के फ्रेम पर अब भी धूल जमी थी। मैंने हाथ से साफ किया, तस्वीर उठाई और दिल से कहा, माँ, तेरा बेटा आज भी वही है, बस कपड़े बदल गए, हालात बदल गए, लेकिन जमीर वही है। माँ को फोन करके जब मैंने सारी बातें बताई, वो रो पड़ी। बेटा, जो रास्ता ईमानदारी से बनता है वो नस्लों को संवारता है। तेरा पिता होता तो तुझे गले लगाकर कहता कि ये मेरा असल वारिस है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, शुक्र के आंसू, और उस सफर की याद के जो मिट्टी से चमक तक पहुंचा था। मैं सोचने लगा कि शायद किस्मत सिर्फ पैसों से नहीं बनती, ईमानदारी से बनती है, क्योंकि धन छिन सकता है, ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन सच्चाई इंसान का असल गहना है, और जब वो गहना दिल में हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे गरीब नहीं बना सकती। आज भी जब मैं होटल की गलियारों से गुजरता हूँ तो वो कमरे, वो कोने, वो लम्हे याद आते हैं जब मैंने खुद को बहुत साधारण समझा, जब मैंने चेन वापस की, बैग छोड़ा, वो टुकड़ा खाया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब हर वो लम्हा मेरे साथ है, क्योंकि वो मेरे जमीर के गवाह हैं। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि ईमानदारी बोझ नहीं, इज्जत का पहला कदम है, और जो इस कदम पर चलता है वो कभी नहीं गिरता। ये कहानी हमें ईमानदारी की ताकत और उसके जीवन पर असर को गहराई से समझाती है। ये कहानी सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा खजाना है, जो उसे हर मुश्किल वक्त में संभालता है और उसकी इज्जत को बरकरार रखता है। अर्जुन की जिंदगी हमें दिखाती है कि भले ही हालात कितने कठिन क्यों न हो, भूख, गरीबी या लालच का दबाव, अगर इंसान अपने जमीर की आवाज सुनता है और सच्चाई का रास्ता चुनता है तो उसे न सिर्फ सुकून मिलता है, बल्कि एक ऐसी मंजिल भी मिलती है जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि ईमानदारी हमें तुरंत कुछ नहीं देती, न पैसा, न राहत, न कोई तारीफ, लेकिन लंबे समय में
ये वही ईमानदारी होती है जो हमें हमारी असल पहचान देती है। अर्जुन ने सोने की चेन, नोटों से भरा बैग और भूख के आगे झुकने के मौके को ठुकराया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि गलत कमाई गले में अटक जाती है, और यही सीख उसकी जिंदगी का आधार बनी। जब उसने एक बार गलती की और बचा हुआ खाना खा लिया तो उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन उसने उस गलती से सबक लिया और फिर कभी अपने ज़मीर को नहीं हारा। ये कहानी ये भी बताती है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी को देखते हैं, उसकी कदर करते हैं। पन्नालाल जी ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने उसकी सच्चाई को परखा और उसे अपनी बेटी का हमसफर बनने लायक समझा। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि ईमानदारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनती है। धन, रुतबा या मौके आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अपने सच के साथ चलता है वो कभी हारा हुआ नहीं होता। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने हर कदम पर ईमानदारी को साथ रखो। ये न सिर्फ तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी बल्कि तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसी रोशनी देगी जो दूसरों के लिए भी रास्ता दिखाएगी, क्योंकि सच्चाई वो गहना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और जो इसे पहनता है वो हमेशा सर ऊंचा करके जीता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।